बहन को धक्का दिया और वो धक्का इसके आने वाले बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। जहाँ ये खबर शॉकिंग थी कि वहाँ दूसरी तरफ मुझे थाने से खबर मिली कि मेरा बहनोई सुबह थाने से भाग गया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बहनोई ने ही अपनी औलाद की जान ली है। गुस्से से मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मैंने अपने बहनोई के घर की तलाशी ली तो वहाँ मुझे कुछ टूटी चूड़ियाँ मिली। वो चूड़ियाँ बिल्कुल वैसी थीं जो मैंने उस रात वहाँ उस लड़की की टूटी चूड़ियाँ देखी थीं। मुझे यकीन हो गया कि मेरा बहनोई किसी गलत काम में पड़ गया है और इस लड़की का पता भी इससे ही चल सकता है। तभी तो मेरी बहन ने शादी के चंद महीने बाद ही अपना घर छोड़ दिया। बाकी पूरा घर छानने के बावजूद मुझे कोई और सबूत नहीं मिला। बहनोई भी नहीं मिलकर दे रहा था। मैं वापस आ गया और बहन से पूछने का सोचा कि खुलकर बात करनी चाहिए, मगर वो बेहोश थी। मैंने सब्र के घूंट भरे और अपनी बहन के होश में आने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो 2 दिन तक बेहोश रही। इस दौरान मेरे कांस्टेबल ने मेरे बहनोई, जिसका नाम अमन था, उसे भी हिरासत में ले लिया। मैं इसके पास गया और पूछा, वो लड़की कहाँ पर है? मेरी बात पर वो हैरानी से बोला, तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं पता क्या? मेरी बात पर वो भी परेशान लग रहा था, मगर मैंने उसे कहा कि वही लड़की जिसे तुमने अगवा किया है। मेरी बात पर वो सचमुच चौंक गया और उसके अंदाज अलग बदल गए थे। वो सचमुच मेरी बात नहीं समझ सका। मैंने अमन को पूरी बात बताई और कहा, अब बताओ कहाँ है वो लड़की? इसकी टूटी हुई चूड़ियाँ मुझे तुम्हारे घर पर मिली थीं। अमन जैसे जैसे मेरी बातें सुनता जा रहा था, इसके अंदाज बदलते जा रहे थे। मैंने कहा, अमन, ये ना हो कि मुझे माँ के जरिए तुमसे सच उगलवाना पड़े। इस वजह से मेरी बहन तुम्हारा घर छोड़कर आई थी न? मेरी बात पर अमन कहने लगा, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं इस लड़की का जवाब तुम्हें कल दूंगा, मगर इससे पहले एक बार मेरी विनती है कि तुम इसी जगह पर जाकर इस लड़की को देखो। क्या पता वो वहाँ खड़ी हो। अगर ना हुई तो मैं तुम्हें जहाँ से कहोगे वहाँ से ये लड़की ला कर दूंगा और अपने जुर्म का कबूल भी कर लूँगा। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। शायद ना चाहते हुए भी मैं रात तक वहाँ इंतज़ार करता रहा, मगर इसी शाम मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया और मैं उन्हें भी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। एक रात और मैं इस लड़की का पीछा करने से महरूम रहा, जबकि अस्पताल के कॉरिडोर में रात के 2 बजे मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि अमन की बात कैसे साबित करूं, और अगर वो लड़की मुझे वहाँ नहीं मिली तो किसी भी तरह इससे उसका जुर्म कबूल करवा सकूं। मगर बाबू की हालत बड़ी नाजुक थी, बल्कि सुबह तक उनकी हालत संभल गई थी। अगले दिन थाने गया तो अपने टेबल के दराज में मुझे इसी लड़की की पायल दिखाई दी, जिसे हाथ में थाम कर मैं इसके बारे में सोचने लगा। इसी वक्त मेरे कमरे में मेरा पीए दाखिल हुआ और उस पायल को देखकर वो भी घबरा गया। मैं सोचने लगा कि अगला ये न सोचे कि जाने किस लड़की की पायल उठाए फिर रहा है। मैंने हड़बड़ा कर उसे बताना चाहा, मगर वो मुझे रोक कर कहने लगा, नहीं सर, आप मुझे सफाई मत दें। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने इसके रोकने के बावजूद भी इसे पूरा किस्सा बताया, जिस पर वो कहने लगा, सर, बेहतर है आप इस मामले में मत पड़ें। मैंने कहा, क्यों ना पढ़ूं? जब मेरे इलाके में ऐसे काम हो रहे हैं, किसी को तो रुकना पड़ेगा। मेरी बात पर पीए कुछ कहता कहता रुक गया और बोला, सर, जैसे आपकी मर्जी ठीक लगता है। मेरा काम रोकना था, लेकिन आप तजुर्बा लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से दुआएं हैं। पीए की बातों ने मुझे उलझा दिया था और अब तो वो लड़की मेरे लिए एक मुद्दा ही बन गई थी, जिसे मैं हर हालत में हल करना चाहता था। जब दोपहर को थाने से निकला तो सारा स्टाफ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो मुझसे कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे थे। उनके अंदर भी बड़ी उलझन लग रही थी
और कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने अमन को देखा तो वो भी परेशान था, बल्कि मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और वहाँ से क्वार्टर चला आया। रात तक वहाँ पर रहा। जैसे ही 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे, मैं इसी जगह पर चला गया और वहाँ वो लड़की खड़ी होती है। और हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की आज वहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। मैंने गाड़ी इसके करीब ले जाकर रोक दी तो वो लड़की मेरे कुछ बोलने से पहले ही चलती हुई आकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने हैरानी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जानता था कि ये लड़की कुछ नहीं बोलती, इसलिए चुपचाप इसे अपने घर ले आया। सोचा कि मेरी माँ खुद ही इससे पूछ लेगी और इसका ख्याल रख लेगी। लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी को क्वार्टर के अंदर लेकर गया तो चौकीदार को कहा कि इस लड़की को अंदर ले जाओ। चौकीदार ने पीछे का दरवाज़ा खोला तो हैरानी से कहने लगा, अंदर कोई नहीं है। मैं बाड़ी के अंदर देखा तो वो लड़की वहाँ मौजूद थी जिसे चौकीदार झुठला रहा था। मैंने चौकीदार से कहा, गौर से देखो, यहीं बैठी है। साथ ही लड़की को बाहर आने को कहा तो बड़े आराम से उतरकर बाहर निकली, मगर चौकीदार को अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। जहाँ इसकी हालत पतली थी वहाँ अब मैं परेशान हो चुका था और अजीब सा डर लग रहा था। चौकीदार कांपते हुए कहने लगा, आपके पास इस लड़की का कुछ है? पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन चौकीदार की हालत मुझे समझने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्द से जेब से वो पायल निकाली और चौकीदार ने कहा कि ये इस लड़की को वापस कर दे और इससे कहे कि वापस चली जाए। मैंने यही किया और वो पायल लड़की के हाथ पे रखते हुए कहा, देखो तुम जो भी हो वापस चली जाओ। इतना बोलने की देर थी कि वो लड़की मुड़कर चलती हुई बाहर निकल गई, जबकि पीछे मैं और चौकीदार काँप कर अजीब से हो रहे थे। चौकीदार मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा, साहब यही वजह है यहाँ कोई SHO नहीं आता, क्योंकि ये लड़की बहुत पहले ही मर चुकी है और इसे इस हालत में पहुँचाने वाला इसका बाप ही था, जिसने इसे इधर सड़क पर खड़ा कर दिया। गरीबी बहुत थी मगर ये लड़की उधर ही खड़ी थी। जब एक बार लड़कों की गाड़ी ने इसके साथ जुल्म किया, इसे मार डाला, 2 बजे ये वहीं इसी हालत में खड़ी होती है और 2:30 बजे के करीब वहाँ खून वगैरह पड़ा होता है। ये किसी के साथ ऐसे नहीं आई, मगर आप इसका जेवर उठा लाए थे। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके ख़ानदान पर मुश्किल आई थी। और मेरा बहनोई, मैंने चौकीदार से पूछा तो कहने लगा कि वो भी ये सब कुछ जानता है, मगर जब किसी ऐसी चीज़ का साया पड़ जाए तो ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। यहाँ जितने भी नए SHO आते हैं सबके साथ ये कुछ होता है, क्योंकि इस वक्त जो SHO था उसने इस लड़की के इस बाप को इंसाफ नहीं दिलाया था। ये खोज भी नहीं की थी कि उन लड़कों की बस आपके लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। शायद आपको इसने इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप इस लड़की को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वरना अब तक आपका बचना भी मुश्किल था। ये सब बातें सुनकर मेरी अजीब सी हालत हो गई और समझ गया था कि हमारे घर में सब कुछ इस लड़की का किया धरा है, वरना हंसते बसते घराने को तबाह होने में सिर्फ इतनी कम दिन लगे। मैंने वापस जाने की बजाय इस लड़की का केस दोबारा से खोला और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन लड़कों को ढूंढने में कामयाब हो गया। फिर उसका केस अदालत ने अपने तौर पर लड़ा। इंसाफ तो इस लड़की को नहीं मिला, मगर मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। इसके बाद मुझे आज तक वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं दी, मगर कहा जाता है अक्सर गांव वालों को इसके चीखने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।